It's Saturday today and it's communication day. You have to develop your personality और पर्सनैलिटी में ही कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन, आप बहुत नॉलेज रखते हैं, आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते हैं। कोई आदमी आपके पास है, अकेले से बात करना है, ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, ढंग से उसकी बात सुनेंगे नहीं, तो उस आदमी को आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे, वो आपसे प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित नहीं होगा तो आपसे फिर संबंध नहीं अच्छा रखेगा। और आपके अंदर जब कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहेगी, बढ़िया से बात करेंगे, तो आपका फ्रेंड हो जाएगा। भले वो आपके यहाँ नया है, बहुत दूर रहता हो। और आज के ज़माने में तो एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है। वो मुंबई में रहता हो तब भी आपकी फ्रेंडशिप चलती रहेगी, वो अमेरिका रहता हो तब भी आपकी फ्रेंडशिप चल सकती है। पहले इसी काम को लेटर से होता था, पत्र व्यवहार द्वारा होता था। अब पत्र व्यवहार का जमाना खत्म हो गया है, अब फोन से होता है। पता चला कि रहने वाला कनाडा में है वो आपसे दोस्ती हो गई इंटरनेट के माध्यम से। रूस में रहने वाला है, आपकी फ्रेंडशिप हो गई। तो वो फ्रेंडशिप है, तो कभी कभी ऐसी फ्रेंडशिप हो जाती है जो आपको मदद करता है। अगर आप वहां जाना चाहें तो आपकी सहायता करेगा। तो इस तरीके से आपकी जो फ्रेंडशिप बढ़ेगी, कनेक्शन बढ़ेगा लोगों से, तो आपका जीवन सरल होगा, आसान हो जाएगा। या कोई मुसीबत पड़ गई, आपने उसको शेयर किया और वो जानता है, या वो खुद है उसको जानने वाला, जैसे डॉक्टर है वो, आपने उसको शेयर किया, बताया कि मुझे ये परेशानी है, तो आपके लिए वो दवा लिख के भेज देगा, व्हाट्सअप कर देगा, कहीं हो व्हाट्सअप कर देगा। तो आपका जीवन आसान हो जाएगा ना। आसान हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही पढ़ाई की बात है। आप जब सीखेंगे तो पढ़ाई में आप अच्छे रहेंगे, पढ़ाई में अच्छे रहेंगे तो करियर आपका अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से जमाना जो है, जो युग है, ये बदल गया है और सब डिजिटल हो गया है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज कम्युनिकेशन में हमने टॉपिक दे दिया था एक लेडी का, जो वुमन राइट्स के लिए संघर्ष करी, फ्रांस की रहने वाली, और उनको फांसी की सजा हो गई। और फांसी की सजा उस समय जो होती थी वो उसको गिलाटीन कहते हैं, गिलाटीन किया जाता था। वो ऐसे कैंचा बनता था, कैंचा, और फिर ऊपर उनकी घिर्री लगी रहती थी। उनको उस घिर्री से ये गर्दन उसी में डाल दिया जाता था, कैंचे में, और फिर कस दिया जाता था। और 2-3 दिन तक, मुझे लगता है 1 दिन 2 दिन तक पड़े रहते थे उसमें, गिलाटीन में। जैसे दबा दिया गया, गला दब गया, बोलो कितना ज्यादा कष्ट होता रहा होगा। कल्पना कर लीजिए कि कितना कष्ट उनको हुआ होगा जो लोग गिलाटीन होते थे। तो वो उनको गिलाटीन कर दिया गया, अर्थात फांसी की सजा दे दी गई। और बिल्कुल वो जो कह रही थी सब सही है, गलत उन्होंने कहा ही नहीं। लेकिन ये दुनिया बड़ी ही अजीब है, यहाँ सच बोलने वाले को सजा मिल जाती है और झूठ बोलने वाले को वो बच जाता है। लेकिन फिर भी जिनके पास कैरेक्टर है, जिनके पास नैतिकता है, मॉरलिटी है, जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, वो अपने ईमानदारी पर डटे रहते हैं, चाहे जो भी हो जाए। और वही लोग दुनिया बदलते हैं। झूठा आदमी दुनिया नहीं बदलता है, झूठ बोलने वाला दुनिया नहीं बदल सकता है। क्योंकि झूठ बोलेगा तो उसकी झूठ बोलने की आदत है, यहाँ झूठ बोलेगा वहां जाएगा दूसरा झूठ बोल देगा, तो वहां जाएगा दूसरा झूठ बोल देगा।
तो उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। तो जो सच बोलने वाले लोग हैं, ऑनेस्ट हैं, वही लोग इस दुनिया को बदलते हैं। जैसे उसकी फांसी की सजा हो गई, लेकिन हम इतिहास में पढ़ते हैं 9th क्लास में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसमें उसका नाम है, उसका क्या नाम है देखा था? ओलंपे डे जोज। अब कई नाम से उसका मैंने प्रोनाउंसिएशन सोचा कि देखूं कौन एग्जैक्ट बढ़िया प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में डिफर करता है। ओलंपे डे जूस, ओलंपे डे जूस, ये प्रोनाउंसिएशन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ओलंपे डे जूस। तो ओलंपे डे जूस जो है वो फ्रांस में पैदा हुई थी, फ्रांस में पैदा हुई थी, और फ्रांस में पैदा हुई थी ये 1741 में पैदा हुई नहीं होंगी, 43 में। ओके राइट, यू आर राइट। 1748 में पैदा हुई थी और 1793 में ही उनको फांसी हो गई। कितना साल जिया उन्होंने? ओनली 45 ईयर्स, 45 साल का उनका जीवन रहा, क्योंकि 48 में पैदा होती हैं और 43 में उनको फांसी हो जाती है, सॉरी 93 में, 1793 में। तो वो एक लेडी थी, गिलाटीन तो हो गई, वो सजा उनको मिल गई, लेकिन वो अमर हो गई। आज भी भारतवर्ष में 9th की बुक में पढ़ाया जाता है और हिस्ट्री में आगे चलकर भी लोग पढ़ते हैं। आप भी नाम सुन लिए, 9th में पढ़ने वाले भी जान गए हैं, और जो आप लोग अभी 9th में नहीं पहुंचे हो वो लोग भी जान गए कि नहीं जान गए, आज उसके बारे में जान गए। तो वो महिला है जिन्होंने महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था उसके लिए वो लड़ाई लड़ी। उनका जो कैरियर है 70 के दशक में, 73 के बाद ही वो लेखक हो गई, थिएटर में काम करती थी, और फिर पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट हो गया। उन्होंने देखा कि महिलाओं के साथ इतना भेदभाव हो रहा है। जो फ्रांस डेवलप्ड कंट्री है, फ्रांस डेवलप्ड कंट्री है, अब वहां पर महिलाएं प्रेसिडेंट बनती हैं, चांसलर बनती हैं। वहां की महिलाएं, जर्मन की महिला चांसलर, वहां का जो सबसे बड़ा पद है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट होता है, वैसे वहां चांसलर होता है, वो चांसलर है वहां की। तो ऐसे करके महिलाओं ने काफी संघर्ष किया है, और बिना संघर्ष के आपको अधिकार नहीं मिलता है। परंपराएं हैं, परंपराओं में महिलाओं को पता नहीं क्यों हमेशा हर देश में इनको दाब के रखा गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? जैसे रूसों ने कहा था वहां कि वी आर बॉर्न फ्री बट वी आर इन चेन्स। हम फ्री पैदा होते हैं लेकिन हम चेन में डाल दिए जाते हैं, बंधन में बांध दिए जाते हैं, स्वतंत्रता हमारी खत्म हो जाती है। कभी धर्म का बंधन लगा दिया जाता है, कभी समाज के रीति रिवाज का बंधन लगा दिया जाता है, तो हम कहीं न कहीं चेन में बंध जाते हैं, जो हम हैं वो नहीं रह पाते। तो रूसो वहाँ का बहुत मशहूर फिलासफर था, उसने ये नारा दिया कि वी आर बॉर्न फ्री बट वी आर इन चेन्स। उसने कहा चेन से ही तोड़ देना है, और वहीं से वहाँ भी फ्रीडम, डेमोक्रेसी की लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ भी राजा ही शासन करता था, और उनके जो धर्मगुरु थे वो उनके नकेल को पकड़े रहते थे। राजा शासन करता था और नकेल, उसकी जो रस्सी है वो किसके हाथ में रहती थी? पोप के हाथ। लेकिन जब रूसो
और उनके साथियों ने आंदोलन शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी का आंदोलन शुरू किया, तो सबकी लड़ाई ढीली पड़ गई और शासन जनता के हाथ में आ गया। लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया, महिला को समता का व्यवहार नहीं, उनको अधिकार नहीं मिला समानता का। पुरुषों को तो मिला, स्वतंत्र हो गए, लेकिन महिलाओं को नहीं मिला। तो उसके लिए ये लोग आगे बढ़े। इन्होंने कहा, इसने भी नारा दिया कि वी आर बॉर्न फ्री, हम स्वतंत्र पैदा हैं और हमें इक्वल राइट चाहिए, इक्वल बराबरी का राइट, अधिकार चाहिए जैसे पुरुषों को रहता है। पुरुष वोट दे सकता है, महिला नहीं दे सकती। उसने कहा कि वोट देने का अधिकार भी उतना ही महिलाओं का है जितना पुरुष का है। इस तरह से लड़ाई लड़ते लड़ते उसने पम्फलेट छपवाया, किताब लिखा, और एक किताब लिखा जो ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हुए, तो जो सरकार में बैठा था वो तानाशाह हो गया था, उसने उसी किताब को बहाना बना करके कोर्ट से सजा करवा दिया, और सजा करवा दिया तो डीजूस को फांसी हो गई। उन्हीं के विषय को मैंने दे रखा था, अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तैयार किए होंगे, तो आए 2 लाइन 3 लाइन बोलो। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल ये जब अभ्यास करोगे तभी आएगी, बिना अभ्यास के नहीं आता है। अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और इसके लिए आपको एक सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने डेल कार्नेगी का दिया है। डेल कार्नेगी क्या करता था, जब उसने सोचा कि मुझे बढ़िया स्पीकर बनना है, एक्सीलेंट स्पीकर बनना है, और इसी में मेरा नाम होगा, यही मेरा कैरियर होगा, डेल कार्नेगी ने सोचा। तो डेल कार्नेगी ने क्या किया, डेल कार्नेगी ने क्या किया, क्योंकि वो गरीब परिवार का था, स्कूल उसका दूर था, तो पढ़ने किससे जाता था, घोड़े पर पढ़ने जाता था। अब कहोगे घोड़ा तो अच्छी बात है, नहीं, घोड़ा उतना अच्छा नहीं है जितना कार है, लेकिन चूंकि वो गरीब परिवार में था तो घोड़े से जाता था। और घोड़ा कई काम करता है, सामान लाने का काम करता है, कुछ और करता है, तो घोड़ा उसके पास था, तो उसी घोड़े से पढ़ने जाता था। तो स्पीच कहाँ देता था, आयुष स्पीच कहाँ देता था, घोड़े बैठ करके स्कूल जा रहा है और स्पीच दे रहा है, फिर वहां से आते समय भी स्पीच देता था। और जब घर पहुंचता था तो जानवरों को खिलाने के लिए जो बॉर्न बंडल रखा रहता था, उस पर खड़ा होकर के कबूतरों से बात करता था, कबूतरों को संबोधित करता था। और रात में उसको एक काम और करना रहता था कि उसकी जो सूअर हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको दूध पिलाना रहता था। तो रात में उठता था, 2 बजे रात में, 1 बजे रात में जो उसका टाइम था, उठता था तो उनको दूध पिलाता था। फिर इसके बाद फिर बंद करके, और जहाँ हीट रहती थी, जहाँ उनके यहाँ गर्मी रहती थी, उस गर्मी के पास उनको रखता था। तो ये सब करते हुए बोलता रहता था। क्यों? उसको अंदर एक पैशन हो गया था, एक जज्बा हो गया था कि मुझे एक्सीलेंट स्पीकर बनना है। तो जब आपके अंदर ये जज्बा आएगा, और आना चाहिए नहीं तो गूंगे बन के खड़े रहोगे, बोल नहीं पाओगे। और जब बोल नहीं पाओगे तो अपनी बात कह नहीं पाओगे, तो अगला सुनेगा ही नहीं। उसको क्या मालूम है कि आप जो हैं इस काबिल के हैं। भाई नौकरी के लिए जाएंगे, इंटरव्यू देना है, वहां पर भी आपको बोलना ही है। कोई पूछता है, वहां आपको बताना ही है। आप नौकरी के लिए अगर वो रिज्यूमे देंगे तो रिज्यूमे में लिखना ही है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल केवल बोलना ही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल में लिखना भी आता है।
और कम्युनिकेशन स्किल में सुनना भी आता है। जब तक आप बढ़िया श्रोता नहीं बनेंगे तब तक आप बढ़िया वक्ता नहीं हो सकते। इसका संबंध है श्रोता। जब आपको सुनना हो तो खूब गौर से सुनिए, और जब बोलना हो तो गौर से बोलिए। तो जब तक श्रोता नहीं बनेंगे, इसमें आता है कम्युनिकेशन में, यह भी है कि आप श्रोता बढ़िया बनिए, और जब श्रोता बढ़िया रहेंगे तो वक्ता बढ़िया हो जाएंगे। बिना सुने आप बोलेंगे कैसे? आपको अच्छे अच्छे लोगों की बात सुनना है, बड़े बड़े लोगों की बात सुनना है। तो जब बड़े लोगों की बात सुनोगे तो आपके दिमाग में वर्क करेगा, और जब आपको बोलना रहेगा तो उन्हीं बातों से सहारा लेकर के आप बढ़िया बोलोगे, आपको याद आ जाएगा। तो इसलिए श्रोता भी उसमें है। और कम्युनिकेशन स्किल में केवल बोलना ही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल में शब्दों का प्रभाव कम पड़ता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसके जेस्चर का। उसके जैसे देखो कोई बच्चे डांस करते हैं, कोई ऐसी डांस की कोई ऐसी एक ऐसी कोई एक्टिंग आती है जहां आप लोग तालियां बजाने लगते हैं, हम लोग तालियां बजाने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं ना। एक जहां कोई ऐसी चीज आती है कि जहां सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, सब खुश हो जाते हैं। उसका पूरा डांस होता है, मान लीजिए 10 मिनट का 5 मिनट का डांस है, उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां पर सब लोग खुश होकर के तालियां जोर जोर से बजाने लगते हैं। गाने जितने हैं उसमें कोई एक दो लाइन ऐसी हिट गाने रहती है कि जिसी पर लोग झूम जाते हैं। ऐसे ही बोलने की कला में है। बोलने कला में हमारा जेस्चर, हम कैसे हाथ अपना करते हैं, कैसे मुंह हमारा चलता है, कैसे हमारा गर्दन हिलता है, ये सब उसमें माने रखता है। स्टोरी टेलिंग, कहानी कहना रहता है। अब ये भी एक चीज है कि जो ज्यादा कहानी कह ले जाता है वो ज्यादा प्रभावशाली वक्ता भी होता है। वक्ता में कहानी का बहुत महत्व है। कहानी आप कैसा कह ले जाते हैं। कुछ लोग कहानियां बना ले जाते हैं, और अगर आप नहीं बना सकते हो तो अपनी कहानी कोई बताओ, कहीं कोई चीज देखे हो वो कहानी बताओ। अगर आप कल्पना के आधार पर कहानी नहीं चुन पाते हैं तो आप कुछ घटनाएं ऐसी रहती हैं जो रोजाना घटित होती रहती हैं, आपके साथ भी घटित होती हैं, उसको बताओ, कहानी बताओ, अपनी कहानी बताओ। दूसरे की जो जानते हो उसकी कहानी बताओ। समाज में रोज घटनाएं घटित होती रहती हैं, आपके आसपास भी घटित होती रहती है। आप उन कहानियों को आप जानते रहिए, और जब जरूरत लगे को बताते रहिए। जानवरों की कहानियां, तमाम कहानियां यहाँ लिखी गई हैं। कबूतर ऐसा कहता है, कबूतर ऐसा गाता है। और देखो एक कौन सा गाना है वो, चल उड़ जा रे पंछी, है ना। कहाँ शुरू होता है, चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना, है ना। ये कहाँ से शुरुआत उसकी है, पंछी से। कबूतर जा जा जा, एक और गाना पुराना गाना है, ये 50 के दशक में होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे। कबूतर जा जा जा, कुछ ऐसे ही गाना है। तो आप कहानी जानते हैं, जैसे हम शेर और उसकी कहानी आपको बताते हैं, शेर और हिरन की कहानी बताते हैं आपको, और भी इससे जुड़ी हुई कहानियां आपको बताते हैं। तो जब कहानियां आप बताएंगे तो आपका जो बोलना है वो रोचक हो जाएगा। उदाहरण आप देंगे तो रोचक हो जाएगा। तो ऐसे ही आपकी स्माइलिंग कैसे है, आप बोलते समय स्माइल कितना करते हैं, कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, कहाँ आप रोने जैसा हो जाते हैं, आंखें आपकी कहाँ रहती हैं, आंखों को आप चलाते कैसे हैं, कहाँ आंख चलाते हैं, किस तरह से चलाते हैं, ये सब चीजें आपका माने रखती हैं। आप शरीर हिलाते कैसे हैं, कहानी कह रहे हैं, अगर आपकी तोंद निकली है और तोंद को हिला दीजिए, आप कहानी कहते कहते ऐसा आ जाए कि आपका पेट निकला हुआ है और उस पेट को हिलाने लगिए। कहानी कोई ऐसा प्रसंग आए तो पेट को हिलाने लगिए, पेट की तरफ इशारा करके आप कहिए।
कि जैसे आपको कहानी कहना है तो भारत के पंडों के बारे में आपको कुछ कहना है तो कहिए खा खा करके इतना मोटे हो जाते हैं, इनका पेट निकल जाता है। अब पेट को ऐसे 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 सहलाते रहते हैं, दिन भर खाते हैं और पेट को सहलाते हैं। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन में क्या प्रयोग करते हैं, पूरे बॉडी को कैसे यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। तो जब अभी आप सीख रहे हैं, दिस इज प्राइमरी स्टेज ऑफ योर स्किल। जब आप बड़े होंगे तो आप प्रैक्टिस कर डालेंगे कि हमें कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ इस तरीके से करना है, कहाँ हमें ऐसे करना है, कहाँ हमें ऐसे करना है, कहाँ हमें बताना है ये देखो आकाश है। तो जब आप सीख लेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर रहेगा, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में करेज आता है, कॉन्फिडेंस आता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही रहेगा, आप ईमानदारी से बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका सही रहेगा। आप झूठ बोलोगे तो झूठ तो बोल ले जाओगे, लेकिन शरीर के ऊपर उसका असर पड़ता है। झूठ झूठ होता है, अंदर से झूठ बोलेंगे आप तो बाहर झपने लगेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल में एक ही चीज नहीं है कि आप बोल दीजिए। जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊंचा रहेगा, तो आपको बोलने की जो कला है वो आपकी बेहतरीन होगी। तब आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि हमें कैसे इसको एक्सप्रेस करना है, कैसे हमें कहना है, किस तरीके से कहना है, कैसे हमें मुंह बनाना है, कैसे हमें आंख ऐसे ऐसे करना है। ये सारी चीजें तब आपकी आ जाएंगी जब आप शीशे के सामने रह करके और बोलने लगोगे। अपने यहाँ खंबे से बात करोगे, अपने यहाँ गन्ने से बात करोगे, पेड़ से बात करोगे, अपने कुत्ते से बात करोगे, चिड़िया से बात करोगे। जब आप बात करोगे धीरे धीरे से आ जाएगा। तो है कोई, क्योंकि टाइम हो गया होगा, क्योंकि टाइम जाते देर नहीं लगती है। हाँ, कोई है तो आए वो, आओ। जो भी आता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप डिजूस के बारे में बोलिए, ओलंपिक डिजूस के बारे में ही बोलिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर पढ़ लीजिएगा। और विशेष करके लड़कियों को तो उसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, और हमारे यहाँ लड़कों को भी चाहिए कि हम उसके बारे में जानें। जोरदार ताली बजाइए। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज साक्षी यादव फ्रॉम क्लास 5th। मैं आज आप सभी को ओलंपे डी गॉस के बारे में बताने जा रही हूँ। ओलंपे डी गॉस का जन्म 7 मई 1748 में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी लुइस ऑब्रे के साथ हो गई थी। 1 साल बाद ही उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। 1770 में वह पेरिस चली गई। वहाँ पे उन्होंने एक थिएटर शुरू किया और उसके साथ ही उन्मूलन आंदोलन में भी शामिल हुई थी। थैंक यू। देखिए, साक्षी कम से कम डेट ऑफ बर्थ उन्होंने याद रखा, और उनके हस्बैंड के बारे में याद रखा, और साल भर में ही वाकई मर गए थे वो। इसके बाद उन्होंने शादी नहीं किया। और नाम भी उनका ध्यान रखना कि नाम उनका बचपन का कुछ था, बाद में इन्होंने अपना नाम ओलंपी डी जूस रखा। तो इसके साथ साथ इनके पिताजी के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है कि हु इज हिज रियल फादर। इनके पिता कौन असली थे ये नहीं पता है। और ये सामान्य परिवार की थी। तो सामान्य परिवार का जो व्यक्ति होता है, तो बड़े लोग जो एलीट वर्ग के लोग हैं उसकी इज्जत नहीं करते हैं। जो सामान्य परिवार का है, साधारण परिवार का आदमी होता है, उसको जो एलीट वर्ग है,
जो उच्च वर्ग होता है, जैसे वहाँ लॉर्ड्स थे, राजा महाराजा थे, तो वो सामान्य वर्ग के लोगों को इज्जत नहीं देते थे। इससे भी उनको उनके ऊपर उसका भी प्रभाव पड़ा है, देख लेना। तो जब इसको पढ़ोगे तो फिर आपको इनके बारे में जानकारी हो जाएगी। और मैं सोचता हूँ अगर कोई और आना चाहे तो आए, नहीं तो ये सेशन हम ओवर कर देते हैं। और कोई आओ, पीयूष रंजन, तुम्हें तो सब